नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो मौर्योत्तर काल में देखिए कहा जाता है कि पूर्ववर्ती काल की तरह ही वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन जारी रहा। बड़ी संख्या में भारतीय समाज में विदेशियों के आगमन व उन्हें समाहित किए जाने के कारण वर्ण एवं जाति दोनों में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे मनुस्मृति में आप देखें तो विदेशियों को अधम क्षत्रिय कहा गया है। अधम क्षत्रिय मतलब निम्न क्षत्रिय, जिसमें कुषाण हो गए, शक हो गए। साथ ही बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो व्यवसायों का भी प्रचलन देखने को मिल जाता है। और एक चीज और आपको देखने को मिलती है, वो है अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह आपको देखने को मिल जाता है मौर्योत्तर समाज में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला जो आपको देखने को मिलता है तो शुंग सातवाहन जैसे देसी शासकों को वर्ण व्यवस्था के रक्षक के तौर पे जाना गया। साहित्य में प्रस्तुत किया गया है कि सामाजिक संरचना को नियंत्रित करने के लिए मनुस्मृति जैसे पुस्तकों की रचना भी इसी काल में हुई थी। मतलब आप जब देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में ही आपको मनुस्मृति देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ एक चीज और अगर हम बात करें तो दास प्रथा, छुआछूत इत्यादि का प्रचलन इस काल में दिखाई पड़ता है। सुदूर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। संगम साहित्य में हमने जैसा कि बताया था, अगर आप संगम साहित्य में देखते हैं संगम काल में तो आपको ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण देखने को मिल जाता है। तो सेम चीज वही देखने को मिलता है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि इस काल में आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में तो ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था। और इसी दौर में आप देखेंगे तो महिलाओं की दशा बेहतर नहीं थी। मनुस्मृति जैसे पुस्तक में महिलाओं को चार दीवारी के भीतर रखने का उल्लेख भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो बाल्यावस्था में कहा जाता है कि महिलाओं को पिता के अधीन रहना चाहिए। जब मतलब छोटी बच्ची रहेगी तो वो पिता के अधीन रहेगी। साथ ही साथ जैसे ही वो युवावस्था में जाएगी तो पति के अधीन हो जाएगी। और वृद्धावस्था आते आते वो पुत्र के अधीन हो जाएगी। मतलब पिता, पति और पुत्र के बीच ही एक पूरे महिला का जीवन बीतता था। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हालांकि सातवाहन वंश में आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिल जाती है, वो है राज परिवार में महिलाओं की जो स्थिति थी काफी मजबूत थी। क्योंकि वहां आप देखेंगे तो जो पुत्र होता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी आपको देखने को मिलता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी देखिए उसकी माता का नाम उससे जुड़ा हुआ है, खास बात ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कहा जाता है कि शासकों के नाम के आगे जब माता का नाम लगा होता है तो उस समाज में लगभग महिलाओं की स्थिति सही रही होगी। तो आप देखेंगे तो सातवाहनों का जो आप साम्राज्य विस्तार देखते हैं तो उनका महाराष्ट्र और आंध्रा तेलंगाना वाले क्षेत्र में उनका पूरा का पूरा शासन रहा है। और बात करें खान पान की तो खान पान पूर्ववर्ती काल की तरह देखने को मिलता है, लेकिन आवासीय संरचना व पहनावे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे शकों व कुषाणों के प्रभाव में आप देखेंगे तो लंबी कोट का प्रचलन शुरू हो चुका था। पगड़ी, जूते इत्यादि का प्रचलन आपको भारतीय समाज में देखने को मिलना शुरू हो चुका था मौर्योत्तर काल में। ठीक है। और ये काफी बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा था इन सब का प्रभाव। और एक चीज और आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में पक्की ईंटों से निर्मित मकानों के प्रमाण आपको मिलने लगते हैं। और जिसमें आप देखेंगे तो अरिकमेडु से आप देखेंगे तो रोमन बस्तियों के साक्ष्य का प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है। और धर्म के क्षेत्र में यह काल कई परिवर्तनों के लिए जाना जाता है मौर्योत्तर काल। एक तरफ ब्राह्मण धर्म में भागवत संप्रदाय को लोकप्रियता मिली। ठीक है। तो भागवत संप्रदाय वही है जिसमें आप देखते हैं भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख है। ज्यादातर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है भागवत संप्रदाय में। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो महायान संप्रदाय का उदय। क्योंकि आप देखेंगे तो कनिष्क जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में कराते हैं तो वहां आप देखते हैं बौद्ध धर्म में जो दो संप्रदाय में हीनयान महायान में बट गया था, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आप देखेंगे तो महायान संप्रदाय जो था तो उसका संरक्षण भी कनिष्क ने किया था। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलता है कि जो विदेशी शासकों के द्वारा भारतीय धर्म का संरक्षण, धर्म को अपनाना, प्रसार, जैसे आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि कनिष्क आप देखते हैं कि वो विदेशी थे, एक तरीके कुषाण थे। तो कुषाणों ने बुद्धिज्म का संरक्षण किया, साथ ही साथ उसका प्रसार भी कराया। मध्य एशिया में महायान बौद्ध धर्म का प्रसार कराने का काम कुषाणों के द्वारा किया गया। और भाषा साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से आप देखें तो यह काल बहुत महत्व रखता है। संस्कृत भाषा में महायान धर्म से संबंधित व मनुस्मृति जैसी पुस्तकों की रचना की गई है। प्राकृत भाषा में भी आप देखेंगे तो गाथा सप्तशती
और साथ ही साथ तमिल भाषा में आप देखेंगे तो संगम साहित्य की जितनी भी रचनाएं हुई है वो सब तमिल भाषा में की गई थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा साथियों वो होगा मौर्योत्तर कला। तो मौर्य काल में आर्ट एवं कल्चर कैसा था